सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव, सलाम। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का रेलवे टेक्स्ट बुक पर। मेरा नाम है गगन। शुक्रवार आ भी गया यार। मतलब मेरे को तो बहुत ही ज्यादा शॉकिंग लगता है कि ऐसे दिन निकल रहे हैं और मेरे को तो पेपर भी नहीं देना। वही मैं सोच रहा होता हूँ कि जैसे स्टूडेंट्स हैं, अगर आप पढ़ रहे हो, सीरियसली अगर आप पढ़ रहे हो ना, तो एक एक दिन पता भी नहीं लगता कि कैसे निकल जाता है। लेकिन अगर चिल कर रहा होता है ना बंदा, मस्तीखोरी कर रहा होता है, घूमने फिरने जा रहा होता है, उसको दिखता है कि अच्छा अभी तो एक ही दिन, अभी तो 1 घंटा ही हुआ है, इसी तरह से। तो भैया वही बोलूंगा, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। हमें लगता है बहुत ज्यादा समय है अभी तो पेपर में, लेकिन सबसे बड़ी गलती हमारी यही रहती है कि हमें लगता है कि सबसे ज्यादा समय है, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। सबसे बड़ी गलती हमारी यही रहती है कि हमारे पास बहुत टाइम है। तो एक थोड़ा सा एक विजडम अपना दोस्तों मैं वो आपको देता हूँ, क्योंकि मैंने वो गलतियां करी। हमको लगता है कि 3 महीने यूं निकल जाते हैं, 3 महीने। फिर वो 3 महीने कब 2 साल में बदल जाते हैं और आपकी कोई नौकरी नहीं लगती, पेपर पास नहीं होता, बहुत गंदा टाइम लगता है। तो पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो लगे हुए तो ऑल द बेस्ट है, नहीं लगे हुए तो लग जाओ। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों 24 जुलाई के करंट अफेयर्स। पहले हम करेंगे दोस्तों 23 जुलाई को जो करंट अफेयर हमने दोस्तों थ्योरी फॉर्मेट में किए थे, उसको एमसीक्यू में। और फिर हम करेंगे आज के करंट अफेयर दोस्तों थ्योरी में। फिर कल है सैटरडे, कल हम करेंगे दोस्तों वीकली, यानी कि इस हफ्ते में जितना करंट अफेयर किया उसकी रिवीजन। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों पीडीएफ, गगन सर रेलवे नाम से एक ही टेलीग्राम चैनल है, वहीं पर आपको पीडीएफ मिलेगी। पहला सवाल, भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस 26/2 अभ्यास किस स्थान पर शुरू किया? चलिए, तो जो हमारी भारतीय नौसेना का साउदर्न नेवल कमांड है, दक्षिण का जो हमारा दोस्तों नेवल कमांड है, वहां पर हमारी नेवी ने दोस्तों ये अभ्यास शुरू किया। बताइए, ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस। तो दोस्तों इस अभ्यास को साउदर्न नेवल कमांड का हेडक्वार्टर कोची में किया। ये एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, यानी कि और कंट्रीज ने भी आकर यहाँ पर भाग लिया था। और इंडिया ने इस अभ्यास को दोस्तों पहली बार करवाया है। ध्यान रखेंगे, नेवी के नए चीफ बने हैं कृष्णा स्वामीनाथन साहब, तो उनका नाम भी ध्यान रखेंगे। कृष्णा स्वामीनाथन है कि सुब्रमण्यन है, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ। कृष्णा नाम है उनका। नेक्स्ट, भारत का पहला एआई संचालित पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? फ्लेमिंगो का बर्ड सेंचुरी है वो, है ना। 2015-16 में स्थापित की थी जिस स्टेट ने दोस्तों, फ्लेमिंगो की वो बर्ड सेंचुरी है। और उसे ही अब एआई का बनाया जा रहा है। चलिए बताइए कहां पर बन रही है ये सेंचुरी। चलिए, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये सेंचुरी बन रही है कहां पर? ये गुजरात नहीं, गुजरात में नहीं, ये महाराष्ट्र में बन रही है। गलती से गुजरात पर टिक लग गया, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के ठाणे में दोस्तों ये बन रही है दोस्तों। तो इस सेंचुरी का नाम क्या है? ठाणे क्रीक फ्लेमिंगो सेंचुरी। ठाणे क्रीक फ्लेमिंगो सेंचुरी ये दोस्तों भारत की पहली फ्लेमिंगो सेंचुरी थी, जब 2015-16 में ये बनी थी। तो दोस्तों अब इसे एआई बर्ड सेंचुरी बनाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फ्रांस, दोस्तों आपको पता है, कल हमने पढ़ा था कि 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन कर देगा। तो बताइए किस साल से? बताइए किस साल से? तो दोस्तों इसका जवाब हो जाता है 2027 से। बाकी जो देश है ना वो बिल्कुल साथ के साथ कि भैया अगर हम कर रहे हैं बैन तो हमने कर दिया बैन। लेकिन फ्रांस कह रहा नहीं, आराम से करेंगे बैन, क्या जल्दबाजी है, बच्चों को इस्तेमाल करने दो जितना कर सकते हैं। तो 2027 से फ्रांस ने बोला कि 15 वर्ष से कम उम्र है अगर आपकी, तो आपको सोशल मीडिया नहीं इस्तेमाल करने दिया जाएगा। ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट, ब्रिटेन के पहले कृत्रिम बुद्धिमत्ता मंत्री कौन है? तो ब्रिटेन को नया प्रधानमंत्री मिला है, आप सभी को पता है, एंडी बर्नहम। उसी के साथ उन्होंने एक मिनिस्ट्री खोल दी है एआई की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दोस्तों एक मिनिस्ट्री खोल दी है। चलिए बताइए ब्रिटेन का पहला मिनिस्टर ऑफ एआई कौन है? हाँ जी, ब्रिटेन का पहला दोस्तों एआई मिनिस्टर कौन है? चलिए, तो उनका नाम हो जाता है कनिष्क नारायण। तो कनिष्क नारायण बने हैं दोस्तों यूके के पहले मिनिस्टर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आइए नेक्स्ट, भारत के पहले फ्लाइंग टैक्सी प्रोटोटाइप ईवीटॉल का अनावरण प्लेन कंपनी, प्लेन नहीं कंपनी का नाम है द नहीं ई प्लेन कंपनी, कंपनी का नाम है ई प्लेन कंपनी ने किया। तो ये कंपनी किस आईआईटी में इंक्यूबेटेड, मतलब है किस आईआईटी ने उस कंपनी को बनने में मदद करी? चलिए, तो भारत की पहली वर्टिकल, ईवीटीओल का मतलब क्या है? वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग। वर्टिकल मैंने क्या बोला था, मैं बड़ा कंफ्यूज होता था बचपन में कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में फर्क क्या होता है। तो हॉरिजॉन्टल के बीच में एच आता है ना, तो मतलब ये हो गया हॉरिजॉन्टल, ये हो गया वर्टिकल। तो वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग,
तो दोस्तों ये बनाया है ई प्लेन कंपनी है, उसने बनाया है दोस्तों, आईआईटी मद्रास की कंपनी है। तो कहां कौन सी कंपनी है? द ई प्लेन कंपनी, आईआईटी मद्रास की कंपनी है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आइए, कक्षा में पहुंचने वाले भारत के पहले निजी रूप से विकसित रॉकेट का नाम क्या है? ये काफी सारे इंपॉर्टेंट दोस्तों यहां पर करंट अफेयर हमारा बन जाता है। स्काईरूट नाम की दोस्तों संस्था है, उसने बनाया था। स्काईरूट कहां की संस्था है? हैदराबाद की संस्था है। इससे पहले, अच्छा, कक्षा में रॉक पहुंचा तो पहुंचा, सैटेलाइट लेके गया। इससे पहले कक्षा में ऐसी गया था बिना सैटेलाइट के, वो था विक्रम एस। कहां से गया? श्री हरिकोटा से गया दोस्तों। श्री हरिकोटा आपको पता है जहां से इसरो अपने करता है। फिर इसमें 4 स्टेज का इंजन है, 3 स्टेज सॉलिड है, 1 स्टेज लिक्विड इंजन है, और काफी सारी सैटेलाइट्स लेकर गया है साथ में। चलिए वो तो कोई बात नहीं। तो इसका जवाब हो जाता है विक्रम एक दोस्तों, नाम हो जाता है इसका रॉकेट का विक्रम 1। तो जैसे मैंने आपको बताया कि भैया 4 स्टेज का रॉकेट इंजन है। अच्छा हाँ, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, रामानुजन मिशन कंप्यूटर से ये चलता है। इसका जो सिस्टम है रामानुजन मिशन कंप्यूटर से चलता है। और सीवी रमन साहब, विक्रम साराभाई और एपीजे अब्दुल कलाम जी के मूर्तियों को ये लेकर गया है दोस्तों अंतरिक्ष में। तो वेरी इंपॉर्टेंट, बस यही बातें थी। नेक्स्ट, म्यूजियम ऑफ इनोवेशन स्टार्टअप एंड टेक्नोलॉजी किस शहर में स्थापित किया जाएगा? इंडिया का पहला स्टार्टअप म्यूजियम, चलिए इंडिया का पहला स्टार्टअप म्यूजियम दोस्तों, चलिए कहां पर बन रहा है? तो दोस्तों बेंगलुरु में बन रहा है। हमने पढ़ा था कि सरकार इसका 49% हिस्सा रखेगी, बाकी 51% हिस्सा दोस्तों एक प्राइवेट कंपनी के पास होगा। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में इस म्यूजियम को बनाया जाएगा और इस म्यूजियम का नाम है मिस्ट, म्यूजियम ऑफ इनोवेशन स्टार्टअप एंड टेक्नोलॉजी, मिस्ट। तो दोस्तों कौन सी कंपनी के पास 51% हिस्सा रहेगा? अनबॉक्सिंग BLR फाउंडेशन नाम की कंपनी है, इनके पास इसका 51% हिस्सा रहेगा। नेक्स्ट चलिए, और कौन बनाएगा इसे? डबलिन की एक कंपनी है। डबलिन जो है वो आयरलैंड की राजधानी है। तो डबलिन की कंपनी है हैनेघन पेंग आर्किटेक्ट्स कंसोर्टियम क्या नाम है, हैनेघन पेंग आर्किटेक्ट कंसोर्टियम। ये कंपनी है दोस्तों जो बनाएगी किसे? मिस्ट को। नेक्स्ट, महान क्रिकेटर गैरी सोबर्स किस देश से थे? तो दोस्तों गैरी सोबर्स का देहांत हो गया है। तो काफी बड़े, बहुत बड़े दिग्गज, मैंने बताया था आपको, जैसे कपिल देव, जैसे सुनील गावस्कर, वैसे सर गैरी सोबर्स। बताइए भैया गैरी सोबर्स किस देश से थे? तो दोस्तों गैरी सोबर्स बहुत बेहतरीन, बहुत बड़े, बहुत महान, बहुत ही दिग्गज क्रिकेटर थे, देहांत हो गया। ये थे वेस्ट इंडीज थे। कहां से? वेस्ट इंडीज से थे। नेक्स्ट, महिला हॉकी वर्ल्ड कप में भारत की कप्तानी कौन करेगी? तो दोस्तों झारखंड से है वो लड़की, झारखंड से है वो लड़की जो कप्तानी करेगी। चलिए, तो सलीमा टेटे भारत की कप्तानी करेगी वुमेन वर्ल्ड कप में। उसी तरह लड़कों की कप्तानी कौन करेगा? लड़कों का कप्तान पंजाब से है। कह रहे सर इससे ज्यादा कंफ्यूज नहीं कर सकते थे? मैं कहा क्यों? सिंह 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 तो हरमनप्रीत सिंह है दोस्तों, वो हो जाते हैं कप्तान। आपको पता है इस बार लड़कों और लड़कियों का वर्ल्ड कप है और एक ही एडिशन है, सेम एडिशन है, सेम जगह पर हो रहा है, वो हम पढ़ेंगे। तो 2026 पुरुषों और महिलाओं का हॉकी विश्व कप का कौन सा संस्करण हो रहा है? वेरी इंपॉर्टेंट होगा। चलिए, लड़कों और लड़कियों के हॉकी वर्ल्ड कप का दोस्तों कौन सा एडिशन होगा? तो ये होगा दोस्तों 16वां एडिशन, वेरी इंपॉर्टेंट, 16th एडिशन होगा। और कहां पर होगा? चलिए आपके थोड़ा काम आसान कर दूं, ये होगा, एक शहर का नाम है वेवर और एक शहर का नाम है एम्स्टलवीन। ये तो तुक्का भी नहीं मार सकते आप, ऐसे नाम है। तो दोस्तों वेवर शहर है बेल्जियम का और एम्स्टलवीन शहर है नीदरलैंड्स का। तो दोस्तों यहां पर हो रहा है, कल हमने पढ़ा था वेवर, बेल्जियम, एम्स्टलवीन और सभी काफी सारा स्टैटिक जीके भी पढ़ा था। तो ये हुई हमारी कल की रिवीजन खत्म। और देखिए कहने को सिर्फ 10 मिनट हुए, 9 मिनट, लेकिन देखो कल का करंट अफेयर एक बार हमने रिवाइज कर लिया फिर से। इससे फायदा क्या हुआ? करंट अफेयर को हमको अलग से याद नहीं करना पड़ेगा। 22 तारीख को थ्योरी पढ़ी, 23 तारीख को एमसीक्यू पढ़े और कल 24 तारीख को वीकली कर लेंगे। सोचिए कैसे याद नहीं हो। तो क्लास अच्छी लग रही है, एक बार लाइक जरूर कर दीजिए। शुरू करते हैं दोस्तों आज के करंट अफेयर। सबसे पहले, अभी तक जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूं कॉमनवेल्थ गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी तक नहीं हुई है और इंडिया का एक मेडल पक्का हो गया है। कि सर हैं ये कैसे? मैंने आपको शायद बताया था, याद करो, कि कॉमनवेल्थ गेम्स में ज्यादा लोग इंटरेस्टेड नहीं होते। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल यही है कि
2024 में ही इसका जो नया जहां पर हो रहा है ग्लासगो में, ग्लासगो को दिया गया। उससे पहले विक्टोरिया में हो रहा था, क्योंकि इसमें दुनिया के बड़े एथलीट्स नहीं आते, अमेरिका और चाइना नहीं खेलते, तो स्पॉन्सर्स बहुत कम मिलते हैं। तो 75 किलोग्राम कैटेगरी के अंदर लवलीना बोरगोहाइन है, जो हमारी दोस्तों याद कीजिए कल हमने पढ़ा था, जो बैटन लेकर चलेंगी, असम से बॉक्सर है, 75 किलोग्राम कैटेगरी में है ये। और कमाल की बात है, इनकी कैटेगरी में सिर्फ 5 लड़कियों ने ही नाम दिया है। अब अगर सिर्फ 5 लड़कियां नाम देंगी तो सीधा सेमीफाइनल करवा देंगे। तो लवलीना बोरगोहाइन ने उद्घाटन समारोह से पहले ही राष्ट्रमंडल खेल ग्लासगो में भारत के पहले पदक की पुष्टि की। तो स्कॉटलैंड के ग्लासगो में उद्घाटन समारोह से पहले ही राष्ट्रमंडल खेल में भारत के पहले पदक की पुष्टि हो गई थी, क्योंकि मुक्केबाज लवलीना बोरगोहाइन को सीधे महिलाओं के 75 किलोग्राम सेमीफाइनल में रखा गया था। अच्छा, बॉक्सिंग और रेसलिंग में क्या होता है, अगर आप सेमीफाइनल में चले जाते हो ना, आपको ब्रॉन्ज मेडल दे देते हैं। वो 1 गोल्ड 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल देते हैं। नहीं तो बाकी जगह क्या होता है, जैसे अभी फुटबॉल वर्ल्ड कप होके हटा, इंग्लैंड हारा था और फ्रांस हारा था, तो थर्ड प्लेस के बीच में मैच हुआ था इंग्लैंड और फ्रांस का, जो इंग्लैंड जीता। यहाँ बॉक्सिंग और वेट लिफ्ट रेसलिंग में क्या करते हैं कि अगर आप सेमीफाइनल तक आ गए ना, आपका ब्रॉन्ज तो पक्का है। तो जिस श्रेणी में 28 वर्षीय लवलीना प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार है, यानी कि 75 किलोग्राम, उसमें केवल 5 प्रतिभागी हैं। नतीजतन भारतीय को सेमीफाइनल में बाय दी गई, जो उसे कम से कम ब्रॉन्ज मेडल की गारंटी देता है। बाय का मतलब क्या होता है, मैच नहीं खेलना। अब ये देखिए, मैं उनका ऑफिशियल उठाकर ले आया दोस्तों, ग्लासगो वालों की साइट पर मिल गया था। तो देखिए कौन कौन है। ग्रीन ट्री करके है कोई ऑस्ट्रेलिया से, स्मिथ है कोई इंग्लैंड से, बोर्गोहैन है कोई इंडिया से, नाइजीरिया से है एम्बाटा, और टफाकी है तुवालिया से। तो दोस्तों टफाकी को भी सीधा सेमीफाइनल, बोर्गोहैन को भी सीधा सेमीफाइनल, और ग्रीन ट्री को भी सीधा सेमीफाइनल। सिर्फ एक क्वार्टर फाइनल का मैच होगा इंग्लैंड की स्मिथ और नाइजीरिया के बीच, तो सीधा सेमीफाइनल में आ गए। याद नहीं करना आपको, ये बस मैं आपको बता रहा हूं। तो जब भी बॉक्सिंग में, टेनिस में, बैडमिंटन में, रेसलिंग में आपको किसी से मैच नहीं खेलना पड़ता, आपको सीधा अगले स्टेज पर भेज दिया जाता है, उसे कहा जाता है बाय दे दिया गया, की कर दिया गया। तो ध्यान रखेंगे, भारत का पहला मेडल हो गया। ओ, लेकिन अभी मिला नहीं है, इसे हम भारत का पहला मेडल बोलेंगे नहीं। पहला मेडल तब बोलेंगे जब गले में आ जाएगा मेडल। इस ये दिस इज दिस समझ लो, पहला मेडल पक्का जरूर होगा कि एक मेडल तो भारत का आ रहा है, लेकिन पहला मेडल नहीं है। पहला मेडल उसे होगा जो गले में आएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, भारत के दोस्तों सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल साहब को दिया जाएगा लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड 1 अगस्त को। आइए, तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को राष्ट्रीय सुरक्षा में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट 1 अगस्त को पुणे में डोभाल को औपचारिक रूप से पुरस्कार प्रदान करेगा। इंपॉर्टेंट है, वह इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले 44वें इंसान होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट रहता है। किसे मिलेगा पता है हमको, कौन से नंबर पे, 44th है। इनसे पहले पिछले साल की बात की जाए तो दोस्तों नितिन गडकरी, तो 2025 में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को दोस्तों 43वां लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और इस साल 44वां दिया जा रहा है हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल को। नेक्स्ट, याद है हमने पढ़ा था फिजिक्स ओलंपियाड हुआ था, कोलंबिया में हुआ था। इंडिया के 5 लड़के गए थे, 5 गोल्ड मेडल लेकर आ गए थे, और इंडिया फर्स्ट पोजीशन पर 5 देशों के साथ टाई किया था, याद है कुछ। उसी तरह फिजिक्स के साथ ही केमिस्ट्री ओलंपियाड भी किसी देश में हुआ, और बायोलॉजी ओलंपियाड भी किसी देश में हुआ, और वहां पर भी भारत ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया। भारत ने उज्बेकिस्तान में अंतरराष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड यानी कि केमिस्ट्री के ओलंपियाड में 4 गोल्ड मेडल जीते। अब सोचो, इंडिया की तरफ से दोस्तों 1 2 3 4, ये 4 लड़के ही गए थे। जैसे फिजिक्स में था ना, 5 गए, 5 जीत गए, सेम चीज केमिस्ट्री ओलंपियाड में हुई कि भैया 4 लड़के गए थे, चारों लेकर आ गए। और ये केमिस्ट्री ओलंपियाड के इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी देश के लोग आए और सारे के सारे मेडल लेकर गए हैं, गोल्ड। वो तो आइए, तो भारत ने 98 नंबर के इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड में इतिहास रच दिया। ताशकंद उज्बेकिस्तान में टोटल 4 मेडल जीते, और वर्ल्ड केमिस्ट्री ओलंपियाड में अपने सभी प्रतिभागियों को यह उपलब्धि हासिल कराने वाला पहला देश बना। मतलब कि पहली बार हुआ है कि किसी देश से जितने लोग आए थे वो सभी गोल्ड मेडल लेकर गए। और जैसे वहां पर इंडिया ने 5 देशों के साथ फर्स्ट पोजीशन टाई की थी, यहां पर भी
यहाँ पर चाइना फर्स्ट पर है इंडिया के साथ, वियतनाम फर्स्ट पर है चाइना के साथ, रशिया फर्स्ट पर है चाइना के साथ, सॉरी इंडिया के साथ। बट आपको याद नहीं रखना कि कौन कौन है, बस याद रखना है कि इंडिया फर्स्ट है। तो फिजिक्स ओलंपियाड में भी 5 के 5 टॉप, कहां हुआ था वो कोलंबिया में। बायोलॉजी ओलंपियाड में 4 के 4 टॉप, कहां हुआ उज्बेकिस्तान में। ये रहे 4, याद नहीं करना। और अब बारी आती है बायोलॉजी ओलंपियाड की, ये हुआ था लिथुआनिया में। यहां पर हमारा प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन फिर भी 1 गोल्ड और 3 सिल्वर लेकर आए हैं। तो लिथुआनिया में अंतरराष्ट्रीय जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी ओलंपियाड में भारतीय छात्रों ने 4 मेडल के साथ शानदार प्रदर्शन किया। तो भारत ने लिथुआनिया के विनियस, जगह का नाम है विल्नियस, आयोजित अंतरराष्ट्रीय बायोलॉजी ओलंपियाड के 37वें संस्करण में 1 गोल्ड मेडल और 3 सिल्वर मेडल जीते। तो ध्यान रखेंगे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो फिजिक्स ओलंपियाड 5 लोग गए, 5 गोल्ड लेकर आ गए, कहां हुआ था कोलंबिया में। ये है केमिस्ट्री ओलंपियाड, 4 लोग गए थे, 4 गोल्ड लेकर आ गए, कहां हुआ उज्बेकिस्तान में। बायोलॉजी ओलंपियाड 4 गए थे, 1 गोल्ड और 3 सिल्वर, कहां हुआ लिथुआनिया में। तीनों ध्यान रखना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। आइए नेक्स्ट, समुद्र प्रदक्षिणा, इंडिया की पहली ट्राई सर्विस ऑल वुमेन सेलिंग एक्सपीडिशन क्रिएट्स हिस्ट्री। तो दोस्तों हमारी एयरफोर्स, आर्मी और नेवी के 9 अफसर्स, 9 मुलाजिम कह ली, क्या कहेंगे, 9 फौजी, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी की 9 महिला फौजियों ने पूरे दुनिया का चक्कर लगाने का दोस्तों एक एक्सपीडिशन किया, एक क्या कह लो आप, एडवेंचर किया। और एक किश्ती पर बैठकर गई थी 9 की 9, और अब वो वापस आई हैं। अब वो एक्सपीडिशन, वो एडवेंचर खत्म हुआ है। तो ये जो पूरा एडवेंचर किया इन्होंने, तो उसको नाम दिया गया है समुद्र प्रदक्षिणा। तो ये इंडिया का पहली बार हुआ है कि तीनों सेवाएं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की लड़कियों ने इकट्ठे मिलकर ऐसा कुछ किया। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सेना के नौकायान पोत IASV त्रिवेणी, किसमें गई थी ये, IASV त्रिवेणी की मदद से समुद्र दक्षता के अभियान दल का स्वागत किया। अब देखो कितनी भयंकर हिंदी है। तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने, जो टीम गई थी दोस्तों समुद्र प्रदक्षिणा की, जिसमें 9 महिला अफसर है आर्मी, एयरफोर्स, नेवी से, उनका स्वागत किया। कहां पर, मुंबई में किया। किस पर गई हुई थी ये, त्रिवेणी पर गई हुई थी। तो समुद्र प्रदक्षिणा ये पहली बार हुआ है कि इन्होंने बोला कि पूरा का पूरा दुनिया घूम के आएंगी एक किश्ती के ऊपर बैठकर। ये वाली है छोटी सी दोस्तों त्रिवेणी। तो नौकायान अभियान 50 फुट के जहाज IASV त्रिवेणी पर हुआ, जैसे आपको बोल दिया। तो दोस्तों ये एक्सपीडिशन था, जो ये एडवेंचर था, जो इसको 314 दिन लगे, 25,500 मील का सफर तय किया, 4 समुद्रों में होकर आई। और बस यही है कि भैया नारी शक्ति वगैरह सब। तो ध्यान रखेंगे, समुद्र प्रदक्षिणा 9 महिलाएं हैं आर्मी, एयरफोर्स, नेवी से। तो 1 साल के लगभग पूरी दुनिया का चक्कर लगाकर आई हैं दोस्तों अपनी IASV त्रिवेणी के ऊपर। और खत्म हुआ है ये एडवेंचर, और इनको एडवेंचर को खत्म किया तो वहां पर कौन था, वहां पर हमारे रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर थे राजनाथ सिंह। तो ये चीजों का रखेंगे दोस्तों खास। ठीक है भैया, नेक्स्ट आइए। और बढ़िया लग रही हो क्लास तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिए। आइए, लो भैया, इंडिया ने रिकॉर्ड बना दिया है, इतिहास रच दिया है। इंडिया दुनिया में दूसरे नंबर पर है जिसने अपनी रेलवे 99.6% दोस्तों विद्युतीकरण कर दिया, यानी कि बिजली से चलने वाली कर दी है। टॉप पर है स्विट्जरलैंड। तो भारत ने 99.6% रेलवे विद्युतीकरण हासिल किया, दुनिया का दूसरा सबसे विद्युतीकृत रेल नेटवर्क बना। मतलब कुछ रहती है, मान लीजिए हमारे पास 100 पटरियां हैं, 100 में से, सॉरी 100 नहीं, 1000 पटरियां हैं, 100,000 में से 996 पटरियां हमने बिजलीकरण कर दिया है, 4 बची हैं। तो भैया भारत ने अपने 99.6% ब्रॉड गेज रेलवे नेटवर्क के विद्युतीकरण के साथ अपनी रेलवे आधुनिकीकरण पहल में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर हासिल किया, जिससे भारतीय रेलवे स्विट्जरलैंड के बाद दुनिया में सबसे अधिक विद्युतीकृत रेलवे प्रणालियों की सूची में दूसरे स्थान पर है। ये देख लीजिए, तीसरे पर चाइना है 82%, स्पेन है 67%। भैया टॉप 7 के अंदर तो अमेरिका है भी नहीं, सोचिए। तुम तो बहुत ही बेहतर कर रहे हैं इन सभी से। तो काफी इंटरेस्टिंग चीजें हैं ये, सब कुछ इंस्टाग्राम पे नहीं मिलता ना। मुझे पता है आपकी जनरेशन इंस्टाग्राम बहुत ज्यादा चलाती है, बट यही चीजें इंपॉर्टेंट रहती हैं। नेक्स्ट आइए। लो भैया, रेलवे की बात हो रही है तो आप रेलवे की तैयारी भी कर रहे हैं कई बच्चे, तो IRCTC इन्होंने अपना नया अध्यक्ष बना लिया है, एडिशनल चार्ज दिया है। तो राहुल हिमालयन साहब को एडिशनल चार्ज दिया, यानी कि अतिरिक्त प्रभार दिया है, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया है। तो जो IRCTC के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर थे संजय कुमार जैन, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, पता नहीं क्या हुआ।
तो उनकी जगह अब ये काम दोस्तों राहुल हिमालयन साहब करेंगे। अभी अतिरिक्त प्रभार दिया है, लेट्स सी क्या पता पक्का कर दें, हमको नहीं पता। अगर नहीं करते हैं तो ध्यान रखेंगे कि भैया क्या नाम है, राहुल हिमालयन आईआरसीटीसी के नए चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर। बस नेक्स्ट, नीति आयोग वाले भी खेला कहिए जा रहे हैं, एक बार नहीं इनको समझ आता। इन्होंने मार्च महीने के अंदर नया सीईओ बनाया था निधि छिब्बर को, मतलब एडिशनल चार्ज दिया था उनको कि हाँ ठीक है आप मेंबर भी रहिए, आप सीईओ भी बन जाइए, उन्हीं को बनने देते। बट देखो, और अतिरिक्त प्रभार भी देखो कितने महीने के लिए चला, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, 4.5 महीने अतिरिक्त प्रभार चला है। इतने महीने तो कह रहे हमारे चीफ जस्टिस नहीं रहते कई बार। तो चलिए, केंद्र ने आईएएस अधिकारी अनुराग जैन को नीति आयोग के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया। इन्होंने रिप्लेस किया है निधि छिब्बर को, जिनके पास अतिरिक्त प्रभार था। तो उन्होंने निधि छिब्बर की जगह ली, जिन्होंने पहले अतिरिक्त प्रभार दिया गया था, और वे नीति आयोग के 5वें सीईओ बनेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ही विल बी द 5th सीईओ ऑफ नीति आयोग। वाइस चेयरमैन अभी भी वही है, कौन दोस्तों, लहरी साहब, अशोक कुमार लहरी। बस सीईओ नए आ गए हैं दोस्तों, अनुराग जैन साहब। और चेयरमैन आपको पता है, चेयरमैन होता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो कि कौन है भैया, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। बड़े छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से करंट अफेयर है, लेकिन ऐसे करंट अफेयर है कि हर में सवाल बन सकता है। कौन बना सीईओ, कितना बड़ा सवाल है भैया। कौन बना सीटीसी का देश, कितना बड़ा सवाल है। भारत कौन से नंबर पे विद्युतीकरण में, कितना बड़ा सवाल है। कौन सी किश्ती में गए थे, या फिर इनके एडवेंचर का नाम क्या है, कितना इंपॉर्टेंट सवाल है। कहां हुआ था, कितना मेडल आए, कहां हुआ था, कितना मेडल आए, कितना है। 44th पुरस्कार किसे मिला, किसे मिला 44th, किसे मिला, कितने क्वेश्चंस हो। तो है छोटे छोटे से लेकिन बड़े। तो एक बार लाइक जरूर करते रहिए अगर बढ़िया लग रही हो क्लास, समझ आ रहा। आइए नेक्स्ट, आईआईटी कानपुर ग्रीन हाइड्रोजन अनुसंधान के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगा। तो दोस्तों, एक्सीलेंस फॉर ग्रीन हाइड्रोजन रिसर्च एक सेंटर बना रहे हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन में हम रिसर्च करें। तो आपको पता होना चाहिए पहली बात कि इंडिया ने दोस्तों एक टारगेट रखा है कि साल 2030 तक हम हर साल 5 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन बनाएं। 5 मिलियन मीट्रिक टन हम ग्रीन हाइड्रोजन बनाएं, ये टारगेट रखा है इंडिया ने। तो उसके बाद से काफी ज्यादा काम उसमें लग गया है। अब जैसे कि आईआईटी कानपुर की ही बात कर लें, ये एक प्रॉपर सेंटर बना रहे हैं कि वहां पर बात होगी ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर। तो आईआईटी कानपुर ने प्लान किया है कि ग्रीन हाइड्रोजन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, नाम दे दिया है उसको दोस्तों इकोजेन। तो यहां पर एक डेडिकेटेड फैसिलिटी होगी जो काम करेगा भी भैया ग्रीन हाइड्रोजन को कैसे बनाए बढ़िया तरीके से। यहां पर अच्छा, इसे उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी 2024 के तहत बनाया गया है। पैसे लगेंगे ना, तो पैसे कहां से आएंगे, यहां से। और बोला है कि इसमें इसे कैसे प्रोड्यूस करें, कैसे बनाया जाए, कहां स्टोर किया जाए, कहां इस्तेमाल किया जाए, और कहां सिस्टम के साथ इसको जोड़ा जाए। तो ये कुछ बातें हैं। तो ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है, बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं सर, हाइड्रोजन और ग्रीन हाइड्रोजन। तो भैया हाइड्रोजन बनता कैसे है, पानी होता है, पानी के अंदर एक केमिकल रिएक्शन करते हैं जिसे कहा जाता है इलेक्ट्रोलिसिस। उससे हाइड्रोजन अलग और ऑक्सीजन अलग हो जाता है। इलेक्ट्रोलिसिस में करंट देना पड़ता है। अब सोचो, मेरे घर पे जो करंट की बिजली आ रही है, आपके घर पे भी जो बिजली आ रही है, 70% बिजली वो कोयले से आती है, यानी कि थर्मल एनर्जी से आती है। तो जो मैंने इलेक्ट्रोलिसिस करने में बिजली दी, वो बिजली कोयले से आई थी, मतलब उस बिजली को बनने में प्रदूषण हुआ था, क्योंकि कोयला जलाना पड़ता है। तो उससे जो हाइड्रोजन बनेगा वो बनेगा सिंपल हाइड्रोजन। लेकिन मान लो मैंने अपने घर के ऊपर सोलर पैनल लगाया हुआ और मैंने उस बिजली का इस्तेमाल किया इलेक्ट्रोलिसिस करने में, अब जो हाइड्रोजन निकला वो ग्रीन हाइड्रोजन हुआ। मतलब जिस हाइड्रोजन को बनाने के लिए जो बिजली दी गई, अगर उसे बनाने में प्रदूषण हुआ था तो हाइड्रोजन, अगर उसे बनाने में प्रदूषण नहीं हुआ तो ग्रीन हाइड्रोजन। बहुत ही सिंपल। अभी 31 मई का एक्साइज इंस्पेक्टर का पेपर था पंजाब में, उसके अंदर ये सवाल आया था कि ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर आया था कि भैया अगर हम सोलर से बिजली दें तो वो कौन सा हाइड्रोजन बनेगा, तो ग्रीन हाइड्रोजन बनेगा। तो इस चीज का ध्यान रखें। आइए नेक्स्ट, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सबको पता है सी जोसेफ विजय, बढ़िया काम कर रहे हैं, आपके सामने रील्स आ जाती होंगी। तो तमिलनाडु ने अब एक स्कीम थी, उसका नाम था सीएम ब्रेकफास्ट स्कीम। तो इसमें दोस्तों स्कूल के बच्चों को नाश्ता कराया जाता था, उसका नाम बदल दिया पेरुंथलाइवर कामराजर ब्रेकफास्ट स्कीम, तो पूरा नाम दे दिया। तो तमिलनाडु ने मुख्यमंत्री नाश्ता योजना का नाम बदलकर पेरुंथलाइवर कामराजर नाश्ता योजना कर दिया है। पहले इसके अंदर क्या होता था, सिर्फ 1ली से 5वीं क्लास तक के बच्चों को ही नाश्ता दिया जाता था सिर्फ।
अब इसका नाम बदल दिया है और साथ ही साथ इसमें 6ठी से 8वीं क्लास के बच्चे भी इंक्लूड कर दिए गए हैं, यानी कि पहली क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक के बच्चों को दोस्तों नाश्ता करवाया जाएगा इस स्कीम के तहत। तो सीएम ब्रेकफास्ट स्कीम थी, नाम बदल गया परुण थलाइवर कामराजर ब्रेकफास्ट स्कीम। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय, गवर्नर आर्लेकर, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। नेक्स्ट आइए, गुजरात ने लॉन्च करी एक सामरस विद्या सेतु ड्रॉप आउट कैंपेन, जैसे नाम से क्लियर है। तो इसमें टारगेट किया जाएगा कि कैसे हम बच्चों को जो स्कूल से प्रॉपर ड्रॉप आउट कर चुके हैं, होते हैं ना कई बार घर की स्थिति नहीं होती, पैसे का प्रॉब्लम रहता है, कुछ भी तरीके से अगर उन्होंने ड्रॉप आउट किया है तो उनको कह रहे वापस लेकर आओ स्कूल्स में। तो ये स्कीम शुरू की है दोस्तों गुजरात ने, विद्या सेतु ड्रॉप आउट कैंपेन। आजकल पूछने लगे हैं स्टेट्स की स्कीम्स बहुत ज्यादा। आइए, तो भैया गुजरात ने लॉन्च की है सामरस विद्या सेतु मेगा कैंपेन, अहमदाबाद से की है। इसमें बोला कि हम 80,000 बच्चे जो ड्रॉप आउट कर चुके हैं पहली क्लास से 12वीं क्लास तक के, उनको हम दोबारा से स्कूल में एडमिशन दिलवाएंगे। इससे क्या होगा कि हम जो हमारी जो स्टेट का लक्ष्य है कि 0 ड्रॉप आउट हो, तो इसको हम पूरा करेंगे कि भैया री एंट्री करवाएं उनकी, मतलब एडमिशन करवाएं, ट्रैकिंग करें कि भैया फिर से तो नहीं छोड़ रहे कहीं, और रिटेंशन मेजर्स कि क्या करें कि बच्चा रुका रहे। बताओ, ये समय आ गया कि बच्चों को रोकना पड़ता है। देखिए वही बात है, स्कूल से कोई जानबूझकर तो नहीं छोड़ता, कुछ मजबूरी रहती होगी। अब अगर सरकार, वही बात है, और मजबूरी सबसे बड़ी रहती है पैसे की, अपने घर में पैसे, रोटी का मसला, अगर सरकार उसमें हेल्प कर दे तो बच्चा क्यों नहीं पढ़ना चाहेगा। बच्चे को क्या है, बच्चा अपनी सराउंडिंग से तो सीखता है, अब उसके आसपास क्या चल रहा है, कैसी स्थिति है घर की, उसी पर तो बातचीत करता है ना। आइए, तो भैया सामरस विद्या सेतु कैंपेन आइडेंटिफाई करेगा, पहले पहचानेगा कि कौन कौन से बच्चों ने ड्रॉप आउट किया है, फिर बोला उनकी फिर से एडमिशन करवाएगा, उनके बच्चों से बातचीत होगी, उनके घर पर जाया जाएगा, उन्हें समझाया जाएगा क्यों जाना जरूरी है, और बस यही सब। तो ध्यान रखेंगे, सामरस विद्या सेतु मेगा कैंपेन। ठीक है भैया। आइए नेक्स्ट, आज काफी स्टेट स्कीम होगी। तो राजस्थान ने लॉन्च करी मुख्यमंत्री युवा सुयोग प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों इस वक्त हर स्टेट कोशिश कर रही है कि बेरोजगारी हम कैसे खत्म करें अपने युवाओं में। तो जैसे कि अब मध्य प्रदेश ने 2027 को ईयर ऑफ यूथ बना दिया है कि भैया अगले साल यूथ का ईयर होगा, युवाओं का साल होगा, हम नौकरियां देंगे। वैसे ही इन्होंने एक युवा सुयोग प्लेटफॉर्म बनाया। अब क्या है पहले समझो। तो राजस्थान ने मुख्यमंत्री युवा सुयोग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है दोस्तों, कहां से, मुख्यमंत्री के घर जयपुर से। ये प्लेटफॉर्म है कि युवाओं को हम कैसे भागीदारी दें खेलों में, स्किल डेवलपमेंट में, कुछ स्किल सिखाएं उसे। अब अगर बेरोजगार, उससे बढ़िया तो पेंटिंग सीख ले तू, सिंपल सी चीज है, कारपेंटर बन जा तू, प्लम्बिंग सीख ले, इलेक्ट्रिशियन का काम सीख ले, दिस इज स्किल। और स्किल सिखा के कैसे उसे नौकरी दिलवाएं कि कहां पर तेरे को नौकरी मिल सकती है, और कैसे समाज को इंक्लूड करें, जैसे पंचायत को, या फिर आप जिस एरिया में रहते हैं वहां का पार्षद होगा, उस एरिया को कैसे करें। तो इस चीजों में ये जो सुयोग प्लेटफॉर्म किया जाएगा। तो प्लेटफॉर्म में कह रहे टीम स्पोर्ट्स होंगे, क्रिकेट, वॉलीबॉल, कबड्डी, फुटबॉल, ये सब खिलाया जाएगा। जीतने वाली टीम को असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल पर, असेंबली मतलब कि एमएलए के लेवल पर लेकर जाया जाएगा। फिर बस यही सभी चीजें हैं, मतलब खेल में आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या किया जा सकता है। वही बात है, क्रिकेट खेलते हो, सिर्फ आप ऐसा तो है नहीं कि क्रिकेट ही खेलते रहोगे, क्रिकेट के बाद आप बाहर बैठोगे, चाय नाश्ता कुछ करोगे ना, है ना, चिल करोगे थोड़ा, तो सीखता है बच्चा, देखता है आदमी, आसपास वाले कह रहे ट्रैक करेंगे कि ये क्या काम कर सकता है। तो वैसे भैया सीधी सी बात है, घर पे बेरोजगार बैठने से अच्छा आप अगर अपना काम करना कुछ शुरू कर दो, क्योंकि देखिए कोई काम बड़ा छोटा नहीं होता। आजकल लोगों ने एक तो अपनी नाक यूं करी हुई है कि भैया हम करेंगे तो वो करेंगे, नहीं भैया नहीं, काम करना शुरू करो, फिर सॉर्ट आउट करो चीज। तो ये है दोस्तों मुख्यमंत्री युवा सुयोग प्लेटफॉर्म, खेल खिलाएंगे बच्चों को और फिर देखेंगे भैया क्या सीन है, वाह क्या सीन है। नेक्स्ट आइए, लो भैया ब्रिक्स की बैठक हो रही है, आपको पता है इंडिया में ब्रिक्स की दोस्तों मेजबानी इंडिया के पास है। तो मेजबानी होते हुए भी इंडिया को कुछ मीटिंग्स ऑनलाइन करनी पड़ रही हैं। जैसे भारत ने ब्रिक्स एनयू का मतलब होता है ब्रिक्स की नेटवर्क यूनिवर्सिटियों के अंतरराष्ट्रीय गवर्निंग बोर्ड की मीटिंग दोस्तों ऑनलाइन करी। अब क्यों करी, क्योंकि भैया सभी यूनिवर्सिटीज तो इंडिया आ नहीं सकती ना, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, 5 देश है। तो आइए, तो ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी एक दोस्तों यूनिवर्सिटी नेटवर्क है ब्रिक्स मेंबर देशों का, जो प्रमोट करता है कि हम आपस में, देश हैं जो ब्रिक्स के आपस में मिलकर कैसे
एकेडमिक लेवल पर कुछ करें, रिसर्च अनुसंधान करें, कैसे मिलकर अपने एक दूसरे के इंस्टीट्यूट्स को, कॉलेजेस को हम बड़ा कर सकते हैं। इसके साथ ही इंटरनेशनल गवर्निंग बोर्ड की मीटिंग भी दोस्तों हुई है वर्चुअली ड्यूरिंग द ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी। अच्छा, ये तो हो गया। और इसके साथ ही कॉन्फ्रेंस हुई है एक ट्रेडिशनल और इंडिजीनियस नॉलेज सिस्टम्स पर। अब हो सकता है ना कि इंडिया का बहुत पुराना कल्चर, हो सकता क्या है चाइना का बहुत पुराना कल्चर है, तो हमारे में पुराने समय में कैसे पढ़ाया जाता था, नालंदा की हम बात की जाए तो ट्रेडिशनल और इंडिजीनियस यानी कि पारंपरिक और स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों पर बातचीत करी। तो दोस्तों दोनों कॉन्फ्रेंसेस ऑनलाइन हुई। पहली ब्रिक्स की जो देश के उनकी नेटवर्क यूनिवर्सिटियों की जो अंतरराष्ट्रीय गवर्निंग बोर्ड की मीटिंग ऑनलाइन करवाई, और दूसरा ये ट्रेडिशनल और इंडिजीनियस यानी कि पारंपरिक और स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों की मीटिंग भी ऑनलाइन हुई। तो ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी एक यूनिवर्सिटियों का कंसोर्टियम है, एक ग्रुप है जो लिंक करता है ब्रिक्स के देशों को, यानी कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, जो भी इन देशों की यूनिवर्सिटीज हैं वो आपस में मिलकर काम करती है। तो इस बार भारत के पास ब्रिक्स की प्रधानगी है, यू वेरी वेल नो। नेक्स्ट, झारखंड ने एमओयू साइन किया एसआरएफटीआई के साथ पहले फिल्म इंस्टीट्यूट के लिए। तो बहुत बड़ी चीज दोस्तों, झारखंड में फिल्म इंस्टीट्यूट खुलना वेरी बिग। तो आइए पढ़ते हैं इसके बारे। तो झारखंड फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने साइन किया एक एमओयू सत्याजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट के साथ। एसआरएफटीआई क्या है? सत्याजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट के साथ किया कि झारखंड फिल्म और टेलीविजन इंस्टीट्यूट को स्थापित किया जाए। कहां पर? रांची के। तो ये इंस्टीट्यूट झारखंड का पहला डेडिकेटेड फिल्म और टेलीविजन ट्रेनिंग सेंटर होगा और ये रांची से काम करेगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, सत्याजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट इंडिया का, लगा लीजिए, वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्म और ट्रेनिंग का इंस्टीट्यूट है। बड़े बड़े एक्टर्स ने यहां से पास आउट किया है। बेसिकली इंडिया में दो ऐसे बड़े इंस्टीट्यूट, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे वाला, और दूसरा सत्याजीत रे फिल्म और टेलीविजन इंस्टीट्यूट कोलकाता वाला। ये दो इंडिया के बहुत बड़े, बहुत प्रीमियर दोस्तों इंस्टीट्यूट हैं। और इसके बाद अब तीसरा खुलने वाला है दोस्तों झारखंड के अंदर। तो काफी बेहतरीन चीज दोस्तों। थक तो नहीं गए आज? चलिए नेक्स्ट। बस हो गया, बस क्या थका। तो ये थी भैया आज की क्लास। आई होप क्लास आपको बढ़िया लगी हो। कोई आपके सजेशन है कि सर आप क्लास में ऐसा कीजिए वैसा कीजिए, तो मेरे को जरूर बताइए कीजिए। तो आज फ्राइडे हो चुका है, कल है सैटरडे, कल हम करेंगे वीकली रिवीजन। तो जिसने किसी ने, अगर आपने पूरा हफ्ता भर किसी कारणवश क्लास नहीं लगाई तो कल की क्लास जरूर लगाइएगा, क्योंकि हर एक चीज आपकी कल की क्लास में फिर से रिवाइज हो जाएगी। और जिन लोगों ने क्लास लगाई है पूरा हफ्ता भर, आपके तो मजे मजे रिवीजन के ऊपर रिवीजन। सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।